हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एके और आप देख रहे हैं हॉरर नाइट्स विद एके। मैं इस घर में आज से 2 महीने पहले शिफ्ट हुई थी। ये घर बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें 4 बड़े बेडरूम्स और उनके ठीक सामने एक बड़ा सा हॉल, जहां मैं अपने शौहर और बच्चों के साथ बैठकर अक्सर टीवी देखा करती थी। यकीन मानिए तो ये मेरे ख्वाबों की जन्नत था। बाहर की तरफ एक बड़ा सा लॉन और हर तरफ हरियाली थी। जगह जगह मुख्तलिफ किस्म के गुलाब लगाए गए थे और उनमें फिरते हुए मोर किसी जन्नत का नजारा पेश करते थे। ये बहार के दिन थे और मैं बहुत ज्यादा खुश थी। और होती भी क्यों ना, इतने खूबसूरत शहर में मुझे ये आलीशान बंगला जो मिल गया था। मैं कितनी खुशकिस्मत थी कि मेरा शौहर आबिद मुझसे इतनी मोहब्बत करता था। मगर मेरी ये खुशी जल्द ही परेशानी में तब्दील होने वाली थी। 2 महीने गुजर जाने के बावजूद मैं अभी तक घर की पूरी सेटिंग ना कर पाई थी। आज भी पूरा दिन काम करने के बाद रात को जल्दी ही थकन की वजह से मुझे नींद ने आ घेरा। रात के किसी पहर मेरी आंख खुली तो मेरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, जैसे पूरा कमरा मोतियों के फूलों से भर गया हो। मैंने एक गहरा सांस लिया और इधर उधर देखने लगी, कहीं ये सब मेरा वहम तो नहीं। मैंने जल्दी से आबिद को झिझोड़ा, जो मेरे साथ ही सो रहे थे। अरे आबिद, उठिए ना, ये देखिए कमरे में एक अजीब सी महक है, क्या आपको भी महसूस हो रही है? मैंने आबिद का कंधा पकड़ते हुए उसे जोर से झिझोड़ा। अरे बेगम, क्या हो गया है? तुम्हें पता भी पूरा दिन काम कर कर के मैं कितना थक जाता हूँ। अब तुम्हारी कौन सी फरमाइश बाकी रह गई है? आबिद ने फौरन ही अपनी आंखें मलते हुए कहा। ये देखिए ना, मोतिये की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे हाँ यार, ये तो बहुत ही तेज खुशबू है। हो सकता है कि शायद ये बाहर लाल में लगे हुए फूलों की खुशबू हो, लेकिन हमारे पूरे घर में मोतिये का पौधा तो कहीं भी नहीं है, तो फिर ये खुशबू कैसी? अब की बार आबिद को भी थोड़ा सा तजस्सुस महसूस हुआ और हम दोनों ही लान की जाने पड़ गए। मैंने चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाई, मगर यहाँ पर रंग बिरंगे गुलाब और गुले दाऊदी के अलावा कोई भी पौधा मौजूद न था। मैंने हैरत से आबिद की जानिब देखा। अभी हम दोनों पलटने ही लगे थे कि हमारी नजर एक बार फिर से झूले पर जा पड़ी। मेरा पूरा जिस्म खौफ के मारे लरस गया और मैं 2 कदम पीछे हट गई, क्योंकि झूले पर इंतहाई खूबसूरत और लंबे बालों वाली एक लड़की बैठी हुई थी। ये मंजर देखते ही हमें हैरत का शदीद झटका लगा और हम दोनों गैर इरादी तौर पर उस लड़की की तरफ बढ़े। खौफ और हैरानी के मिले जुले तासुरात लेकर हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से सवालिया नजरों में बात कर रहे थे। मगर इससे पहले कि हम उस लड़की से कुछ बोल पाते, उस लड़की ने अपना सर ऊपर की जानिब उठाया और किसी बच्चे की तरह झूले से छलांग लगाकर हमारे सामने खड़ी हो गई। ठीक उसी वक्त उसकी झोली से बहुत सारे मोतिये के फूल जमीन पर बिखर गए। हम दोनों ही हैरत ज़दा नजरों से उन फूलों को देखे जा रहे थे। हमने जैसे ही अपनी नजर ऊपर उठाई तो वो लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। उसके जाते ही वो खुशबू और फूल एकदम से गायब हो गए। ये मंजर देखने के बाद नींद का आना तो मुहाल था, लिहाजा हम दोनों ने पूरी रात जाग कर गुजारी। उस लड़की के यूं गायब हो जाने की वजह से हम दोनों ही हैरत ज़दा रह गए और पूरी रात हम दोनों ने जाग कर गुजारी। मैं दिल ही दिल में खुदा की बहुत शुक्रगुजार थी कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हुआ। खैर, अगला तमाम दिन भी हम काम करने में मसरूफ रहे, मगर रात के वक्त मुझे फिर से वही एहसास हुआ। तेज मोतिये की खुशबू से मेरा कमरा महक रहा था। खौफ की एक शदीद लहर मेरे पूरे जिस्म में दौड़ गई। ये खुशबू इतनी तेज थी कि आबिद की भी खुद ब खुद ही आंख खुल गई। उफ खुदा, ये क्या माजरा है? हम दोनों हैरानों परेशान एक दूसरे को देख रहे थे। आबिद ने मुझे उठने का इशारा किया ताकि बाहर निकलकर देखा जाए, लेकिन जैसे ही हम दोनों बाहर आए, हमने कल रात वाला मंजर देखा। वो लड़की लान के एक कोने में झूले पर बैठी हुई ज़ारो कतार रो रही थी। मैंने जल्दी से आबिद का बाजू पकड़ा और डर के मारे उसके पीछे छुप गई। फिर न जाने ऐसा क्या हुआ कि अचानक से मुझ में हिम्मत आ गई। मैंने उस लड़की को मुखातिब किया, सुनो। मेरी आवाज सुनकर वो लड़की चौंक उठी और डरे हुए अंदाज में हमारी जानिब देखने लगी।
आबिद ने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों ही उस लड़की की जानिब बढ़ने लगे। हमारा इरादा था कि आज इस कहानी का पता करके ही रहेंगे। आखिर ये लड़की कौन है और हमारे घर में ही क्यों नजर आती है। इससे पहले कि हम उस लड़की के करीब जा पाते, वो एक बार फिर से गायब हो गई। उसका गायब होना था कि मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई। आबिद, आबिद, मुझे तो ये कोई रूह या सेब का चक्कर लगता है। खुदा के लिए प्लीज कुछ करो, नहीं तो खौफ के मारे मेरा दिल फट जाएगा। मैं बुरी तरह से कांप रही थी, जबकि आबिद मुझे तसल्लियां दे रहे थे। अरे नासरा, तुम घबराओ नहीं। कल सुबह होते ही मैं इर्द गिर्द के लोगों से मालूम करने की कोशिश करूंगा। आखिर कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाएगा कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्यों आती है। अगली सुबह होते ही आबिद नाश्ता करके पड़ोस वालों से मिलने चले गए और मैं बेचैनी से उनका इंतजार करने लगी। जब वो घर वापस आए तो उस वक्त 12:30 का टाइम हो रहा था। देखो नासरा, आसपास के लोगों से मैंने पता किया है, वो इस लड़की को जानते तो जरूर हैं, मगर वो यहाँ क्यों आती है इसकी वजह शायद किसी को भी मालूम नहीं। ये जो लड़की हमें नजर आ रही है, इसका नाम माहरूख है और ये वाकया तकरीबन 20 साल पुराना है। वो अपने नाम की तरह बेहद खूबसूरत थी और इसी पहाड़ी पर रहती थी जहाँ पर आज हमारा घर बना हुआ है। वो लड़की रोज पानी भरने के लिए पहाड़ से नीचे उतरती और नदी किनारे आकर अपनी सखियों से खूब गप्पे लगाया करती। एक दिन वो पानी भरकर घर वापस जा रही थी कि उसकी दोस्त का पांव फिसला और वो नदी में जा गिरी। वहां पर मौजूद उन लोगों में से एक लड़का शेरजान भी था। लड़की को यूं डूबता देखकर उसने फौरन नदी में छलांग लगा दी और मारूख की दोस्त को बचा लिया। बस उस दिन के बाद मारूख और शेरजान एक दूसरे से प्यार करने लगे। उन दोनों के प्यार की ये खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। लेकिन जब मारूख के भाई तक ये बात पहुंची तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए शेरजान को कत्ल कर दिया और उसकी लाश को नदी में बहा दिया। अगली सुबह जब मारूख शेरजान से मिलने नदी पर आई तो उसे ना पाकर परेशान हो गई। वो काफी देर तक वहीं बैठे हुए उसका इंतजार करती रही। उसे क्या खबर थी कि उसका प्यार नदी की नजर हो गया। उधर शेरजान की गुमशुदगी की इत्तला पूरे गांव में फैल चुकी थी। सब गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे, मगर किसी को भी उसका पता न चला। सबके सब हैरान थे कि आखिर शेरजान गया तो गया कहां। अगर वो गलती से नदी में गिर भी गया तो उसे तैरना तो आता था, डूब के मरने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शेरजान और उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था और उधर मारूख की हालत भी कुछ बेहतर न थी। जब किसी को भी शेरजान ना मिला तो सब थक कर बैठ गए। बस एक मारूख ही थी जो रोज उस नदी के किनारे जाती और अपने शेरजान को आवाजें दिया करती। मारूख का ये हाल देखकर उसके घर वालों ने उसकी शादी करने की ठान ली। मारूख के भाई ने अपने एक दोस्त को राजी किया जो कि बचपन से ही उसे पसंद करता था। यूं देखते ही देखते मारूख का रिश्ता तय हो गया। मगर जब मारूख को इस बात का पता चला तो वो बेचारी बेहद रोई। एक तो शेरजान के बिछड़ने का दुख, भला वो अपनी मोहब्बत कैसे किसी और को दे सकती थी। उसने अपने माँ बाप के सामने उस लड़के से शादी करने से इनकार कर दिया। ये सूरत हाल देखकर मारूख का भाई तैश में आ गया। रात गए उसने एक कुल्हाड़ी उठाई और पै दर पै वार करके मारूख को मौत की नींद सुला दिया। बस वो दिन और आज का दिन है कि मारूख की रूह हर रोज रात को यहीं आती है जहां शेरजान बैठकर उसका इंतजार किया करता था। आबिद के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद मुझे तो इंतहाई रंज गुजरा। मैं बिना कुछ कहे अपनी जगह से उठ गई। मेरा ख्याल है हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। मैंने एक गहरा सांस लेते हुए कहा। अरे नासरा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरे ख्याल में तो हमें ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए। आखिर देखो ना, कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद खुदा ताला ने हमें ये घर इनायत फरमाया है। ये जन्नत के हसीन टुकड़ों में से एक खूबसूरत टुकड़ा है। भला ऐसे कैसे हम अपना घर छोड़ दें? चाहे जो भी हो जाए, मैं उस लड़की से जरूर बात करूंगा। बस फिर उस दिन के बाद
कई दिनों तक तो खामोशी रही। बस उस दिन के बाद कई दिनों तक खामोशी रही। फिर एक रात जब मेरी आंख खुली तो मैं वो मंजर देखकर हैरान रह गई। मारूख हमारे कमरे में मौजूद थी, बल्कि वो आबिद के कदमों के पास बैठी हुई जोर जोर से रो रही थी। मैं उसे देखते ही घबरा गई और घबराहट में आबिद को आवाज दी। मेरी आवाज सुनकर फौरन ही आबिद उठ बैठा। मारूख बिल्कुल हमारे सामने बैठी हुई मुसलसल रोए जा रही थी। उसकी नजरें अब भी आबिद पर टिकी हुई थी। मैं घबराती हुई बिस्तर से उठ बैठी और दिल ही दिल में कुरानी आयात का विर्द करने लगी। मारूख अपनी जगह से उठी और एकदम पलटकर मेरी जानिब देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा था, जिसे मैंने बड़े अच्छे से भांप लिया था। बस अगले ही लम्हे मारूख एकदम से गायब हो गई। मैंने फौरन ही आबिद की जानिब देखा। आबिद, कहीं वो तुम्हें तो शेरजान नहीं समझ रही? मेरे इस सवाल पर आबिद ने हैरत भरी नजरों से मेरी जानिब देखा। देखो आबिद, खुदा के लिए कुछ करो, नहीं तो हमारी जिंदगी में ऐसा भौचाल आएगा कि हम कभी भी संभल नहीं पाएंगे। बस फिर उस दिन के बाद आबिद के जूते और कभी उसके कपड़े अपनी जगह से गायब होते और ऐसी ऐसी जगह से मिलते कि अकल हैरान हो जाती। एक दिन आबिद के जूते छत की चिमनी से मिले और कपड़े लान में ऐसे तह किए हुए रखे थे कि जैसे अभी अभी सूटकेस से निकाले हों। कभी उनकी पसंद का परफ्यूम पूरे घर में फैल जाता तो कभी मुख्तलिफ खानों की खुशबू आती। मेरा शक अब पूरे यकीन में बदल चुका था। मारूख मेरे शौहर को ही शेरजान समझ रही थी, मगर मैंने भी दिल में ठान ली थी कि उस रूह से पीछा छुड़ा कर रहूंगी। एक दिन हमारे घर दूध देने के लिए एक औरत आई तो मैंने उसे ये तमाम माजरा सुनाया। उस औरत ने मुझे एक ऐसे शख्स का पता बताया कि जो हमारी मदद कर सकता था। उसके मुताबिक वो मुझे उस शख्स से मिलवा सकती है, बल्कि अगर चाहो तो अभी मेरे साथ चल सकती हो। उस औरत की पेशकश को सुनते हुए मैंने थोड़ी देर सोचने का फैसला किया और आखिरकार बाद में हामी भर ली और ये कहकर उसे रुखसत किया कि कल मैं और आबिद उसके साथ उस बुजुर्ग से मिलने के लिए जरूर जाएंगे। फिर अगले दिन मैं और आबिद उस औरत के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच गए। ये एक पत्थरों से बना हुआ छोटा सा मकान था, जिसके बाहर एक लकड़ी का दरवाजा लगा हुआ था। हमने जैसे ही दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी की ज़ईफ सी आवाज सुनाई दी, जो कोई भी है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। थोड़ी सी झिझक के बाद हम दोनों ही अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल होते ही मैंने और आबिद ने उन बुजुर्ग को सलाम किया और एक तरफ बैठ गए। कहो बेटा, तुम दोनों का यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने बोलने के लिए जैसे ही मुंह खोला तो आबिद ने इशारे से मुझे रोक दिया और खुद से बाबा जी को तमाम कहानी सुना दी और खुद से बाबा जी को तमाम वाकया सुनाने लगे। कुछ देर तक तो बाबा जी हमारी कहानी सुनने में महव रहे और फिर एक गहरा सांस लेते हुए हम दोनों की तरफ मुखातिब हुए। ठीक है बेटा, तुम दोनों यहीं बैठो, मैं तुम दोनों की ही मदद से उसे यहाँ बुलाऊंगा। ये कहकर वो बाहर चले गए और फिर थोड़ी देर के बाद अपने हाथ में एक गत्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। ये एक तख्ती नुमा गत्ता था। फिर उन्होंने एक शीशे का गिलास उठाकर उस गत्ते के ऊपर उल्टा रख दिया और मुझे अपना हाथ उस गिलास के पेंदे पर रखने को कहा। मैंने जैसे ही अपना हाथ गिलास पर रखा तो वो गिलास खुद ब खुद ही गत्ते पर घूमने लगा। हिलाती रहो बेटा, जब तक ये गिलास हरकत करेगा वो रूह यहाँ आने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, तुमने जरा भी खौफ नहीं खाना। मैंने इस बात में गर्दन हिलाई और बुजुर्ग के मुताबिक उस गिलास को गत्ते पर हिलाती रही। थोड़ी ही देर बाद गिलास में हरकत हुई और मैंने घबराकर अपना हाथ पीछे की जानिब खींच लिया। गिलास के अंदर एक धुएं जैसा गुबार था। इतने में उन बुजुर्ग ने अपनी आंखें खोली और जोर जोर से कुरानी आयात पढ़ने लगे। तुम्हारा नाम क्या है? अगले ही लम्हे वो जोर से चिल्लाए। मारूख। गिलास के अंदर से एक आवाज नमूदार हुई। ठीक है, यहाँ क्यों आई हो? बाबा जी ने फिर से सवाल किया। मैं शेरजान का इंतजार कर रही हूँ, वो यही है, मगर उसने मेरे साथ बेवफाई की है। इतना कहकर वो लड़की जोर जोर से रोने लगी। उस लड़की की रूह को रोता देखकर बुजुर्ग ने बड़ी मोहब्बत से
उस लड़की की रूह की जानिब देखा। मारूख बेटा, तुम्हारा शेर जान तो तुम्हारे मरने से पहले ही मर गया था। वो तुम्हें इस दुनिया में नहीं बल्कि आलम बरज़ख में मिलेगा। तुम जिसे शेर जान समझ रही हो वो आबिद है, नासरा का शौहर। शेर जान ने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, बल्कि वो आलम बरज़ख में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। जाओ मेरी बेटी, इन दोनों की जिंदगी से चली जाओ ताकि शेर जान से मिल सको। खुदा तुम्हारी रूहों को करार दे। बाबा जी की बात सुनकर मारूख की रूह मुस्कुराने लगी और किसी परिंदे की तरह जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। वो अपने शेर जान से मिलने को बेकरार थी। बाबा जी ने उसकी जानिब मुस्कुरा कर देखा और गिलास को ऊपर की जानिब उठाया। जा बेटा, खुदा तेरा हामी और नासिर हो। देखते ही देखते मारूख की रूह आसमान की जानिब परवाज कर गई, जबकि मैं और आबिद हैरान रह गए। हमने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार ये हैरत अंगेज अमल देखा था, और साथ ही हम उन बुजुर्ग के भी बहुत शुक्रगुजार थे। उस बुजुर्ग हस्ती ने हमें बहुत सारी दुआएं दी और नमाज की पाबंदी करने का कहा। वो नेक बुजुर्ग किसी फरिश्ते से कम न थे। मैं आज भी उनके बारे में सोचती हूँ तो उनके लिए दिल से दुआ ही निकलती है। खुदा उन्हें दुनिया और आखिरत दोनों में ही बुलंद मकाम अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।